तो जो मॉनेटरी पॉलिसी था आपका, अब इसमें जो मूल रूप से था आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी, ये कौन कर रहा था आपका, है ना। और जिसका पर्पस हम लोग देखे थे वो क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी, इन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें इंटरेस्ट रेट में चेंज करके क्या किया जाता था, प्राइस को स्टेबल किया जाता था, है ना। अब यहाँ जो पब्लिक फाइनेंस हम लोग जो कह रहे हैं, ये पब्लिक फाइनेंस क्या है बेसिकली। तो जो पब्लिक फाइनेंस आपका है, प्रशांत, ठीक है। अब इसमें जो आपका जो पब्लिक फाइनेंस है, इसमें जो कंपोनेंट हो गए आपके, वो हो गए आपके, आई आई जल्दी, हाँ, इसमें है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया आपका पब्लिक डेब्ट, तीसरा जो हो गया इसका कंपोनेंट हो गया वो आपका टैक्स, टैक्सेशन। अगेन टैक्स में दो तरह के हो गए, डायरेक्ट टैक्स आपके, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब उसमें भी क्या है कि अब जो रेवेन्यू पार्ट हो गया, एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, जो मतलब खर्च किया जा रहा है ना। तो जो, आइए, तो जो आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, तब इसमें ये हो गया आपका जिसको कहते हैं कि लोक व्यय, है ना। ये हो गया आपका लोक वित्त इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है कि ये आपका, अब इसमें हो गया आपका ये ऋण, जैसे कि डेट मतलब क्या हो गया, कर्ज जो लिया जा रहा है, और टैक्सेशन मतलब आप कर जिसको कहते हैं, है ना। तो अब इसमें ये समझने वाली बात है कि अब पब्लिक फाइनेंस और इसी में अब आगे जब आप देखेंगे तो एक और हो गया जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, तो राजकोषीय नीति, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है। तो ये हो गए आपके लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, और ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता था, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप ध्यान से देखिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो होता था, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, अब इंटरेस्ट रेट में कौन सा इंटरेस्ट रेट था, तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट में आप देखेंगे, तब उसमें बैंक रेट जैसे था, पॉलिसी रेट्स उसमें थे आपके, जैसे एलएफ के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो रेट हो गया आपका, है ना। इसके बाद आपके कौन हो गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा हम लोगों ने देखा, एमएसएफ है, स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये सब जो है कलेक्टिवली आपको, ये सबको इंटरेस्ट रेट कहा गया, रिजर्व रेशियोज थे, सीआरआर, एसएलआर, है ना। उसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स थे, इनमें क्या किया जाता था, इनमें चेंज करके और आपका जो प्राइस को स्टेबल किया जाता था, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पब्लिक फाइनेंस में क्या है, यहाँ टैक्सेशन को, टैक्स पार्ट को, या रेवेन्यूज जैसे हो गए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाता है बताइए, तो राजस्व जिसको कहते हैं। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, अब वो दो तरह की बात है, एक को कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, दूसरे को कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब दो तरह की जो है यहाँ बातें आ रही है कि जो राजस्व है, इन राजस्व में क्या है कि दो तरह का राजस्व है, क्या एक को क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू, जो कर जो गवर्नमेंट लगाते हैं, है ना। तो बेसिकली जो टैक्स लगाता है गवर्नमेंट,
तो टैक्स जो गवर्नमेंट के पीछे टैक्स लगाने का क्या ध्येय होता है, उस टैक्स के पैसे को क्या किया जाता है? हाँ, तो जो इंटायर जो आपका जो पब्लिक एक्सपेंड जो पब्लिक फिनांस है और उसमें जो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, द होल इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इन ऑर्डर टू एलिवेट और अपलिफ्ट सोशल वेलफेयर, है ना, जो सामाजिक मतलब इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक कल्याण, है ना, सोशल वेलफेयर। तो अब जो सामाजिक कल्याण हो गया, सोशल वेलफेयर, इससे संबंधित कोई भी अगर आपके पास योजना है, परियोजना है, तो उससे संबंधित जो है आपको ये लोक व्यय जो उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे आपको, तो अब करना क्या है कि सोशल वेलफेयर स्कीम है, इसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक व्यय कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उसका पार्ट क्या हो गया, तो टैक्स, तो टैक्स जो आप जो लगा रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, रेवेन्यू, एक तो टैक्स के द्वारा जो रेवेन्यू मिलता है, दूसरा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट कैसे हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है, अगर मान लीजिए कि लोन दी है किसी दूसरे देश को, जैसे सपोज बांग्लादेश, तो ये क्या कर रहा है, लोन वापसी कर रहा है, तो कैसे, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह के ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का क्या हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया, राजस्व हो गया। तो अब ये जो पूरा जो आपका ये पब्लिक जो ये फिनांस इसका जो मैनेजमेंट है वो किसके इर्द गिर्द है, अगर आप देख रहे हैं तो पब्लिक, या ये जो आपका जो फिजिकल पॉलिसीज को बोलते हैं राजकोषीय नीति, ये किससे संबंधित हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, है ना। और तीसरा क्या हो गया आपका ये कंपोनेंट, लोक ऋण, ठीक है, जो आप कर्ज लेते हैं, तो कौन कर्ज लेता है, गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कर्ज दिया, तब इसमें किस तरह की, दो तरह की बोरोइंग हो जाएगी, एक तो मान लीजिए जैसे कि बोरोइंग हो गया, जिसको वो कर्ज ले रहा है, एक को बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। और एक क्या हो गया आपको, इंटरनल फिनांस हो गया। मतलब क्या हो गया कि जो आप आंतरिक तौर पे जैसे कि इंटरनली, जैसे लोगों से जैसे कि पैसा लिए, या फिर आप जैसे आरबीआई से जो बोरो करते हैं, है ना, तो इंटरनल फिनांस में इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा। तो फिर आगे आप आइएगा तो इसमें देखिएगा डेफिसिट फिनांसिंग, है ना, इसको क्या है, या फिर जैसे कि आप और लोन कैसे लेते हैं, टी बिल्स के तहत, ट्रेजरी बिल्स के तहत, और क्या हो गया आपका, जैसे कि नेशनल, है ना, जैसे कि अब ये क्या होता है कि ट्रेजरी बिल, अब कोई भी आप किसान विकास पत्र या कोई भी सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा इशू या बॉन्ड जब आप खरीदते हैं, तो पैसा कहाँ जाता है, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार से आप कोई बॉन्ड खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, तो पैसा आपने कहाँ दिया, ठीक है, तो सरकार को दिया, तो सरकार को अगर दे रहे हैं तो पैसा आ गया, तो मतलब मान लीजिए कि जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी पैसे की, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड इश्यू करेगा, पब्लिक से फिनांस हो लिया, है ना।
दूसरा क्या तरीका है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर के, हाँ कोई इंस्टीट्यूशन से वहां से वो लिया, है ना। तीसरा ये कि आरबीआई से ही लोन ले लिया, है ना। तो अब जैसे कि आरबीआई से ही लोन लिया और इस, हाँ जी, और मान लीजिए कि, तो अब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह, कि जब आपके पास क्या है, आपकी स्थिति जो है मतलब फिनेंशियल स्थिति वो ठीक नहीं हो, हाँ ठीक है गवर्नमेंट, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया आपका, कि आप जो है आप फंड्स जो है वहां से ये ले रहे हैं, ठीक है। तो डेफिसिट का मतलब ही हो जाता है कि जो आपके खर्च है, एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ग्रेटर देन रेवेन्यू। ये सिचुएशन क्या बताता है, ये डेफिसिट का। कभी भी जब भी वर्ड आ जाए डेफिसिट, ठीक है, जैसे डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, घाटा, और ये क्या हो गया, व्यय, और ये क्या हो गया, राजस्व। तो राजस्व मतलब जो आपकी आय हो गई, है ना। तो घाटा जब भी हो रहा है तो घाटा कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, आपके रेवेन्यू से, तभी तो घाटा होगा। तो अब यहीं से आप ये तय कीजिए कि अगर जब जब हम डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं या डेफिसिट को कैसे फिनांस करें, तो फिनांस करने का मतलब क्या, कि कैसे ग्रांट्स, कैसे लोन। अब इसमें जैसे कि अब देखिए, हम इसको जो पब्लिक फाइनेंस कह रहे हैं तो इसके तीन कंपोनेंट हो गए। तो एक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हो गया, और एक आपका क्या हो गया, टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया। जो टैक्स है वो क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब कि एक तरह से वो आय हो गई। तो ये रेवेन्यू हो गया, और ये क्या हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। तो इन दोनों को मीट करने के लिए वो क्या करेगा, वो पब्लिक डेट करेगा। भाई डेट आप कैसे हो जाएगा, डेट किसको कहते हैं, कर्ज। तो आप सेट कैसे कीजिएगा, तो अब क्या क्या स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति तो हो गई कि एक्सपेंडिचर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, इसको घाटा कह रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आपका रेवेन्यू ये ग्रेटर देन हो जाए आपके एक्सपेंडिचर से। दूसरी स्थिति ये हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा, बताइए। मतलब आपकी जो आय है वो ज्यादा है, और आपका जो व्यय है वो कम है, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, इस यहाँ तो घाटा हो रहा है, यहाँ क्या कहिएगा, हाँ सरप्लस है, इसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन जो काफी आइडियल टाइप का है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू। समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है कि तीन ही सिचुएशंस हो सकते हैं। तो अब जो पब्लिक फाइनेंस जो हम कह रहे हैं वो मूलतः क्या हो गया, मूल रूप से पब्लिक फाइनेंस क्या हो गया। तो पब्लिक फाइनेंस और जो आपकी जो ये फिजिकल पॉलिसी है, इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी मूल रूप से अगर मौद्रिक नीति उसको क्या कहा जाए, कैसे परिभाषित करेंगे, हम्म हाँ, महंगाई को नियंत्रण करना, और किसमें परिवर्तन करके, ब्याज दरों में परिवर्तन करके, और जो भी आप क्या करते हैं, प्राइस को स्थायी मतलब प्राइस स्टेबिलिटी या मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के इस प्रयास को क्या कहा जाता है, बताइए, मौद्रिक नीति, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राजकोषीय नीति है,
तो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी क्या हो गया, तो ये फिस्कल पॉलिसी हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के विषय में ये बात करता है। और इसमें चेंज करके आपको क्या करना है कि आपको स्थायित्व लाना है, प्राइस स्टेबिलिटी ये ले आना है। कैसे लाना होगा, जैसे मान लीजिए, और इस सबका लक्ष्य क्या है, इन ऑर्डर टू एलिवेट और अपलिफ्ट सोशल वेलफेयर, ये किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि जो हम लोग की अवधारणा है वो क्या है, जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट जो है, इससे संबंधित जो है वो अवधारणा। मॉनेटरी पॉलिसी इन व्हाट, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर हो गए? तो अब यहाँ देखिए, तो अब इस तरह से जब आप देखते हैं तो जो बजट होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पॉलिटी में, बजट या जिसको बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट, ये किस में आपको दिया गया है ना, आर्टिकल 112। तो अब इसमें क्या ये व्यवस्था की गई है, ये क्या बताता है बजट आपका, ये आपका बताता है एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और क्या बताता है, और हाउ टू जनरेट, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, राजस्व को कैसे हम जनरेट करें। ओके, गुड। ठीक है, अब इसके लिए जनरेट कैसे करेंगे रेवेन्यू, तो जैसे कि आप ये समझिए कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट होता है, इसमें क्या बताया जाता है, तो बेसिकली इसमें बजट के बारे में हम लोग बात करना है, समझ रहे हैं ना आप? ये बजट के विषय में बात हो रही है। तो बजट जो वर्ड है, अब ये क्या बताता है, एक तरह का, एक वित्तीय वर्ष में किसी गिवन फिनेंशियल, फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या बता रहा है ये, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, है ना, इन दोनों के बीच में ये बता रहा है कि कैसे आप जो है कितना एक्सपेंडिचर आप करेंगे एक साल में, है ना, तो किसी गिवन ईयर में आपको क्या करना है, कितना एक्सपेंडिचर। अब जो नॉर्मल जैसे कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, उसमें जब बजट हम लोग जब मतलब उनका अपना एक स्टेटमेंट जब आता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि जैसे उनका पहले एसेट्स को वो डिक्लेयर करेंगे, है ना, कि ये हमारे क्या है, एसेट्स हैं, और फिर उसके बाद से वो लायबिलिटीज को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या आप इसको ऐसे कहिए कि पहले वो अपने इनकम के विषय में बताते हैं, एंड देन दे आर गोइंग फॉर देयर एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया, कोई प्राइवेट फॉर्म अगर आप ऐसे कर, ठीक है, कि मतलब एक साल में हम क्या बताएं कि अपना आय हमारा क्या है या संपत्ति क्या है गिवन फिनेंशियल वित्तीय वर्ष में, और अगले वर्ष हम लोग ये क्या तय करेंगे कि भाई अगले वर्ष हम कितना खर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस साल जो है, इस फिनेंशियल ईयर में 2024-25 जो अभी जो चल रहा है आपका, तो 25 कब ये पूरा हो जाएगा, 31 मार्च को, और 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो गया है। तो इस फिनेंशियल ईयर में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो है
100 करोड़ रुपए का क्या है, वो एसेट्स है। और नेक्स्ट ईयर जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, वो एक्सपेंडिचर करेंगे कितना, 120 करोड़। तो 20 करोड़, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ का हमारे पास क्या है, एसेट्स है, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 120 करोड़। तो ये हमने क्या बताया, पहले इनकम को बताया, पहले हमारा एसेट्स जो हमारी जो संपत्ति है टोटल, है ना। अब इन संपत्ति को हमने ये क्या किया, ये बताया, और नेक्स्ट ईयर हमारा खर्च क्या हो गया, 120 करोड़। रेस्ट 20 करोड़ इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये हम कहाँ से लाएंगे। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोन लेंगे, या हमको ये 20 करोड़ के लिए ये फिनांस करना है। समझ में आ रही है बात। तो ये लोन लेने की बात हो रही है कि यहाँ पे ये कैसे, या 20 करोड़ हम कहाँ से करेंगे, हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है लोन की जगह, ये हो जाएगा पब्लिक रेज रेजिंग फंड। ये कैसे करेगा बताइए तो, ट्रेजरी बिल कैसे करेगा, ये प्राइवेट फर्म की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन जो है डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये नहीं यूज कर सकता, ये क्या करेगा। हाँ सही बोला, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है इशू करते हैं, या शेयर अपना इक्विटी जो, जैसे कि कैपिटल मार्केट में जो नहीं है, तो वो ये कह रहा है क्या कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, वो एक्सपैंड करने जा रही है, मतलब क्या कर रही है, नेक्स्ट ईयर जो है अपने प्रोजेक्ट को और बढ़ावा, मतलब ये कर रही है, मतलब उसको क्या कर रही है, विस्तार कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि पटना में वो फंक्शन ऑपरेट कर रही है, पटना से वो कहाँ गई, झारखंड में चली गई, बंगाल में, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है अपना। तो एक्सपेंशन करने के लिए उसको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो एक तो तरीका हो गया कि वो लोन लिया, दूसरा वो क्या किया कि वो रेज कैसे करेगा फंड, बॉन्ड्स के द्वारा, इक्विटी के द्वारा। तो वो क्या किया, पब्लिक फिनेंसिंग, जैसे कि पब्लिक से क्या किया, वो पैसा लिया। अब उसमें निवेश करने वाले लोग, और उनको ये क्या हो गया, एक उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जब जो है जैसे विस्तार ये कर रहा है, ये प्रॉफिटेबल होगा, तो हमको क्या मिलेगा, आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको एक गेन जो मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे जब एक्सपेंशन वो कर रहा है, तो आप उस समय क्या किया आपने, तो एक जो निवेशक के नाते आपको क्या मिला, निवेशक के नाते आपको क्या मिला, आपको एक रिटर्न, आरओआई इसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। आपको ये मिला, और इनको क्या मिला, 20 करोड़ रुपए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये कोई प्राइवेट फर्म जो है, या फिर कोई ऐसे ये चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो ये बताइए कि अगले वित्तीय वर्ष में क्या हमारा एक्सपेंडिचर रहने वाला है, और हाउ टू जनरेट रेवेन्यू। जनरेट रेवेन्यू मतलब कैसे हम लोग जा रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने, रेवेन्यू मतलब राजस्व, राजस्व मतलब क्या हुआ, आय। तो अब यहाँ जैसे कि आपको क्या बताया गया कि पहले इनकम को ही बता दिया, और फिर वो बता रहा है कि ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमारे एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर ये होने वाला है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, पहले एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इतना खर्च करेंगे। समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना खर्च करेंगे, और उस खर्च को क्या करना है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए हम लोग रेवेन्यू जो है, तो रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, अभी आप लोग को हमने बताया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो या इसके लिए अब हम लोग क्या जो व्यवस्था कर रहे हैं कि टैक्स हम लोग कैसे जो है वो इंक्रीज करें। समझ में आ रही है बात? तो टैक्स किस तरह का, तो टैक्स में भी दो तरह का टैक्स हो गया, कौन सा बताइए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है, बताइए।
हाँ, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। अब उसमें जैसे कि आपका इनकम टैक्स कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया उसमें क्या हो गया आपका, जैसे जीएसटी हो गया, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए कि प्राइस स्टेबिलिटी को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये क्या होता है, एक तरीका होता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप देखे थे कि उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके हम लोग कोई इसमें ये प्राइस को स्टेबल करते हैं। अब दोनों में ध्यान ये देने वाली बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी हम परिवर्तन करते हैं इंटरेस्ट रेट में, तो इंटरेस्ट रेट में जब हम परिवर्तन अगर कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ता है, मनी सप्लाई पर। अभी कल ही पढ़े आप लोग, हाँ? नहीं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई एक बताइए, कोई एक चैनल कोई बता दीजिए। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या हो गया, बोरोइंग रेट। तो बोरोइंग रेट को हम इंक्रीज कर, हाँ, क्या करेगा, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा बताइए, हाँ? लोन कम लेंगे, तो लोन कम क्यों लेंगे आप, इंटरेस्ट रेट आपको उस पर क्या देना है, तो आपका लोन जो है वो कम हो जाएगा। तो लोन कम होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये आपका पहले इसमें मनी सप्लाई ये कम हो जाएगा। हम्म, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए, टैक्स कम, टैक्स कम मिलेगा। नहीं, टैक्स पे अभी इम्पैक्ट नहीं है, अभी आप केवल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बताइए। हाँ ये अच्छा, हाँ बताइए। लोन, तो लोन कम होगा तो इससे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये भी डाउन हो जाएगा। तो अब वो तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये हम ज्यादा जो है इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस पे। यहीं से एक डिफरेंस आप दोनों में देख पा रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अगर कहा जाए, तो अब जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या हो गया ये समझे कि नहीं अभी आप लोग, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। जैसे मौद्रिक नीति हम लोग पढ़े तो क्या था वो, कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और उसमें ब्याज दरों में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। और राजकोषीय नीति में क्या है कि, हाँ ये वित्त, हाँ बताइए। नहीं, इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं है, इसमें है कि वो किस में परिवर्तन करता है, टैक्सेशन में और पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी क्या हो गया कि लोक व्यय और आपका कर, टैक्स, इसमें परिवर्तन करके आप किस में करते हैं, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करते हैं। समझ में आ गई बात। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है, वो क्या है, टैक्सेशन पार्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये ब्याज दरों में, और ब्याज दरों में ये सबको कलेक्टिवली ब्याज दर ही बोलते हैं। जैसे कि आप ये कल पढ़ रहे थे हम लोग ना कि पॉलिसी रेट्स में से बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना। इसके अलावा और आप देख लीजिए क्या हो गया, सीआरआर, एसएलआर हो गया, फिर और क्या हो गया, एमएसएफ हो गया, फिर इसके अलावा और क्या हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें कोई भी परिवर्तन आप करते हैं तो आप क्या देखते हैं उससे, लो मनी फ्लो, लो डिमांड, लो प्रोडक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम। हाँ ठीक है, अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि लेकिन आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, इसका जो प्रभाव पड़ता है ये पहले इंस्टीट्यूशंस पे पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी का। और इंस्टीट्यूशन पे पढ़ने के बाद से ये पड़ता है किस पे, इंडिविजुअल्स पे।
ठीक है। whereas फिस्कल पॉलिसी इसमें अगर आप टैक्स में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? डायरेक्ट। जैसे कल हो के जीएसटी बढ़ गया रेस्टोरेंट पे, आप खाना खाए, तो इससे प्रभावित कौन हुआ? आखिरी व्यक्ति भी हुआ। जैसे रेलवे का भाड़ा बढ़ गया, या उस पर टैक्स अगर मान लीजिए कि उस पर कुछ और टैक्स जो है सरचार्ज अगर हम ये कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा? अच्छा, दूसरी बात कि आरबीआई ये कह रही है कि जो बैंकों से जो लोन लिया जा रहा है उसका जो ब्याज दर है वो बढ़ा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इस पूरे फिस्कल ईयर में या इस पूरे फिनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल अगर अपनी बात करें, हमको कोई लोन नहीं, बहुत ज्यादा हम उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन टैक्स जो अगर उसमें कोई भी चेंजेज आएगा तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? इंडिविजुअल पे। तो फिस्कल पॉलिसी का जो प्रभाव होता है वो आपका इन्फ्लेशन को लेके, या आप सीधे कहिए कि अगर एक लास्ट अगर इंडिविजुअल्स पे इसका इम्पैक्ट बहुत जो है सो ये क्विक होता है और गहरा होता है। ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का पहले किस पे होता है? स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, उसके बाद से जो है धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पे। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? इसके बाद आप देखिएगा कि जैसा कि हमने ये बताया, अब बजट जो है, तो अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो कह रहे हैं इसके लिए कैसे जनरेट करेंगे? अब ये बजट जो है, अब इस बजट में किसी फिनेंशियल ईयर में गिवन फिनेंशियल ईयर अगर है, तो इस फिनेंशियल ईयर में आपको कितने साल का जो है वहां पे आपका ये होता है, डेटा होता है। पहला क्वेश्चन यही, एक फिनेंशियल ईयर है एक बजट में, सोचिए कैसे। हाँ, जैसे कि ये देखिए, जो इस बार बजट जो ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये बजट कब आता है? ये आ गया फेब 2024 में, फरवरी 2024 में आया। और ये बजट किस साल के लिए आया? 2024-25 फिनेंशियल ईयर। ये हो गया आपका क्या? फिनेंशियल ईयर 24-25, मतलब कि 2024 और 25, और 2024 ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक। आई बात समझ में? तो फिनेंशियल ईयर ये क्या हो गया? एक फिनेंशियल ईयर में आपको ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक का ही है। क्लियर? और ये बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ है? फरवरी में। क्लियर? अब फरवरी में हुआ है, तो जो आपका लास्ट ईयर मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं करेंट ईयर। ठीक है। आप लोग जब इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िएगा कभी, या फिर और भी जो गवर्नमेंट का जो इंडिया बजट निक.इन करके जो है, जो आपका वेबसाइट जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे, और जो उसकी वेबसाइट होती है उसमें जब आप बजट में जाएंगे, तो उसमें हमेशा ऐसे आपको ये करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर 3 साल का उसमें, जैसे कि प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये 3 वर्ष का क्या होता है आपको
उस पे डेटा जो है वो दिया रहता है ना। इस चीज को समझिए कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल 31 मार्च 25 आपको जो है इस ड्यूरेशन में वो क्या दिया गया, इसके लिए दिया गया। तो करंट ईयर कौन सा हो गया, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्या हो गया आपका, प्रीवियस ईयर बताइए कौन सा हो जाएगा। 2023 तो करंट ईयर हो गया, क्योंकि करंट ईयर अभी खत्म नहीं हुआ। करंट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को। लेकिन आपने इंट्रोड्यूस कब कर दिया, फरवरी 2024 को, तभी तो वो ईयर अभी करंट ही है। करंट अभी 1 महीने बाद वो खत्म होगा। अगर 1 फरवरी को मान लीजिए बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पूरा हमारा फरवरी है अभी, और पूरा हमारा मार्च है, तो तकरीबन 2 महीना अभी रह रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट ईयर का क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए बजट। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। जैसे कि इस साल का बजट जो है 1 फरवरी अगर मान लीजिए कि 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 2024 से। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का है, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रीवियस ईयर जो आपके पास डेटा है वो कब का है, तो आपके पास है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। तो ये क्या हो गया आपका, बताइए। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया। तो किसी गिवन बजट में कितने साल का डेटा होता है आपको, 3 वर्षों का। तो प्रीवियस ईयर इसमें क्या हो जाएगा, अब एक बार फिर से लिख लीजिए। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। और करेंट ईयर क्या हो गया, 2023 से लेके 31 मार्च, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या क्या होगा बताइए। 1 अप्रैल 2024 से लेके ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो किसी एक क्वेश्चन ये हमेशा ये पूछा जाता है कि गिवन बजट में, किसी मान लीजिए बजट अगर है, उसमें कितने वर्ष का जो है आपको डेटा जो है वो रहता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ये आपका जो हो जाता है, ये आपको 3 साल का उसमें ये डेटा रहता है। आगे जो समझ में। तो अब बजट जो है, अब यहीं पे समझिए कि यहाँ पे हम बजट में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कह रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने क्या करना है, अगले 1 वर्षों तक कितना एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उस 1 वर्ष का जो एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए हमको रेवेन्यू जो है वो कितना जनरेट करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये जो आपका होता है ये एनुअल, ये बजट हो जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये देखिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो अभी आप लोग का, नहीं, आगे बढ़ा। अब देखिए जो फिजिकल
पॉलिसी है। तो अब जैसा कि हमने आपको ये बताया कि ये क्या हो गया, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, ये दो तरह का इसमें ये एस्पेक्ट जो है ये ध्यान में रखा जाता है। इन दोनों में कोई भी परिवर्तन करके आप क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को, प्राइस स्टेबिलिटी को आप क्या करते हैं, ये नियंत्रण में लाते हैं। अब जो आपका एक्सपेंडिचर है ये भी दो तरह का हो गया, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया बताइए। हम्म, हाँ तो जैसे कोई एक अनुमान लगाइए, आप लोग पढ़े हुए, ये पॉलिटी में हम पढ़ाए हैं इसीलिए हम पूछ रहे हैं। या कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बताइए। हम्म, कोई आइडिया नहीं। नहीं, ये तो नाम से क्लियर है, ये तो स्पष्ट है। ये उसका ये अनुवाद हमको मत समझाइए कि राजस्व हो गया, रेवेन्यू मतलब राजस्व, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। तो जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि राजस्व को की प्राप्ति के लिए जितने जो व्यय हो गए, ये सब नहीं, ये हवाबाजी वाला नहीं। हाँ, कंक्रीट बताइए, यू नो देयर इज नथिंग कॉल इन बिटवीन द लाइंस, इधर यू नो यू डोंट नो, आप जानते हैं आप नहीं जानते हैं, ये बीच वाली स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उसको जितना मिनिमाइज कीजिएगा तभी रिजल्ट जो है होने वाला है। क्योंकि आपको ये क्लैरिटी हो कि हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम है, दैट इज अ डिसीजन। आपको ये भी क्लैरिटी है कि हमको मालूम है, दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन। ये जो निर्णय जो नहीं लेने वाला जो सिचुएशन है ना, जिसको सामान्य भाषा में या ऐसे भी लोग कहते हैं कि क्या उसको बोला जाता है कि मतलब जिसको स्टेटस को या उलझा के रखो जिसको, तो ये फिर उलझन है कि मतलब उसमें ये बता दिए कि हाँ थोड़ा बहुत हम जानते हैं, ऐसा नहीं है, तो नहीं, क्लियर एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट में हमको नहीं मालूम, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट इसमें होना चाहिए कि हमको नहीं मालूम है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम। अब इसमें आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं, ये भी कहिए कि भाई हम पढ़े हुए हैं, रिवीजन नहीं किया, एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम नहीं रिकॉल कर पा रहे, दैट इज ऑल्सो डिसीजन। लेकिन जहां आप डिल्यूट कर रहे हैं, मतलब इसको कहते हैं ना कि आप तो अपने आप को धोखा में दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये गलत सिचुएशन है। एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट, कोई काम आपसे कहा गया, आप बोले कि हम नहीं किए, इंटेंशनली आप कहिए कि हम नहीं किए, दैट इज ऑल्सो डिसीजन कि हमको नहीं मन लगा, हम नहीं वो काम किए। लेकिन ये उलझाने वाली बात कि नहीं कल देखते हैं परसों देखते हैं ना, हाँ, वही चीज है कि अगर आप 2 मिनट में समझ गए तो समझ गया, नहीं तो कहा भी जाता है कि जो निर्णय आप अगर 2 मिनट में नहीं, हाँ, भाड़ा शुल्क किराया कमीशन इम्पोर्ट ड्यूटी, वेरी गुड। जो डिसीजन 2 मिनट में नहीं लिए तो कभी नहीं लिया जा सकता है लाइफ लॉन्ग में, मतलब कि वही निर्णय लेने का एक है, समझ में आ रहा है ना। तो सीधे अगर ये एग्जाम में भी आप लोग यही देखिएगा, जहां आपको कंफ्यूजन हो कि हमको नहीं आ रहा है ना, होता क्या है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब आप उलझ गए, इन दोनों में से कोई एक है, इसको भी पढ़े हुए हैं, रिवीजन नहीं है, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें ये है कि अब दो तरह का अब इसमें भी हो जाएगा, एक को बोलते हैं आपको क्या, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा हो गया नॉन डेवलपमेंटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें ये इस चीज को ये समझिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हो गया जैसे आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ऑफिस बनाए, ठीक है, रेंट हो गया और आपका हो गया मेंटेनेंस, जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑफिस आप बना के रखे हुए हैं, ऑफिस आप कहाँ रखे हुए हैं? तो कनॉट प्लेस पे रखे हुए हैं, न्यू दिल्ली। अब उसका जो है रेंट क्या है या अदर जो एक्सपेंसेस है वो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा है, रेंट बहुत ज्यादा। जैसे बोरिंग रोड में आप रखिएगा अगर मान लीजिए कुछ भी, तो उसका क्या है, आपका रेंट जो है बहुत ज्यादा है। यही थोड़ी दूरी पे अगर आप मान लीजिए 8, 10, 15 किलोमीटर दूर रखिएगा तो रेंट आपका हो सकता है 50% कम पड़े। तो ये जो एक्सपेंसेस है, तो ये कोई इससे कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, कोई इससे इस एक्सपेंसेस से कोई डेवलपमेंट हो रहा है? वो हम बात ही नहीं कर रहे। जैसे आपको अपनी दुकान चलानी है और आप जो है कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं और 1 लाख रुपया हम रेंट दे रहे हैं, तो ये जो रेंट आप दे रहे हैं 1 लाख रुपी, इससे आपका कोई डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आप 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं रेंट में, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस ज्योग्राफिक लोकेशन से आप हटा के कहीं और दूसरे जगह लेते जाइए और उस जगह पे जहाँ 50,000 रेंट हो वहां से आप ऑपरेट कीजिए, वहां से आप काम कीजिए, वहां से आप फंक्शन कीजिए। मतलब यहाँ रहने की आपकी क्या मजबूरी है? आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो अब जैसे ये क्या हो गया, ये जो एक्सपेंसेज है, जैसे कि आप देखिएगा कि बहुत बड़ा क्या है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट है। जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेज है तो क्या है, बहुत बड़ी बड़ी जो एकदम हवेली है, आप देखिएगा, या फिर अदर जो है, जैसे उनके ऊपर जैसे क्या है कि अब बहुत बड़ा बड़ा बंगला, तो बंगला है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से और क्या है, जैसे व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिर उसका आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा कमरा है, उसमें आप एक 9 वाट का बल्ब लगा लीजिए, इतना बड़ा अगर हॉल है तो उसमें एक बल्ब से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 4, 5। ठीक वैसे ही आपको फैन भी ज्यादा, फिर ये, तो ये सब क्या है, इसको जिसको बोलते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर रेकरेंट, रेकरेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, है ना। तो इससे क्या है, ये कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, नो प्रोडक्टिव कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ये नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अब ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंतर्गत जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड्स, हॉस्पिटल्स,
कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, एक तरह से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, मतलब खर्च तो कर रहे हैं लेकिन किस चीज पे, ये डेवलपमेंट पे जो है हम अपना ये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्या है क्वेश्चन, बताइए। अंचल, ठीक है, अब इसमें ये समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जबकि आप कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस हैं, तो ये क्या हो जाए आपके, ये आपके प्रोडक्टिव नहीं हुए, ये क्या हो गए, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में इनको हम लोग ले आते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे ये समझिए कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे डिफेंस पे, अब डिफेंस पे आप खर्च किए जा रहे हैं, तो इसको जैसे और भी अब एक खर्च जो एक्सपेंडिचर होता है, इसका एक और एक बाइफर्केशन होता है जिसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान। नॉन प्लान में जैसे ये आ जाता है आपका डिफेंस वगैरह को भी रखते थे, तो अब जैसे डिफेंस पे आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप खर्च किए जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? हाँ? डिफेंस पे खर्च अगर आप किए जा रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव कहाँ से हुआ, आप किस पे, आप लड़ाई के लिए आप ज्यादा ये खर्च कर रहे हैं, वेर एज एग्रीकल्चर पे अगर आप ये कर रहे हैं, या गवर्नमेंट अगर मान लीजिए जैसे कि ये ट्रांसफर पेमेंट करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स किसको हो गया, जैसे सब्सिडी, ये सब जो है ना, हाँ ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिव हो गया, या और बताइए ये क्या हो जाएगा, ये जैसे कि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट अगर कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? हम्म, फिर वही रिवीजन नहीं किया नेशनल इनकम चैप्टर, ट्रांसफर पेमेंट हम बताए थे उसमें, क्या था ट्रांसफर पेमेंट बताइए। हम्म, क्या था ट्रांसफर पेमेंट? पेंशन जो देते हैं ओल्ड एज पेंशन, वो क्या था, सब्सिडी देते हैं, स्कॉलरशिप, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है, ये ऐड होता है नेशनल इनकम में, क्यों? बोलिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम्म, ट्रांसफर पेमेंट, इसमें क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट अगर आप ये कह रहे हैं, इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट एक इनकम है, रेंट एक इनकम है, यहाँ पे जो ट्रांसफर पेमेंट हम कह रहे हैं इसके अंतर्गत ये क्या है, जैसे सब्सिडी, पेंशंस, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ये सब जो आप देते हैं ट्रांसफर पेमेंट, तो ये क्या है,
ये अनअर्न्ड इनकम है। ठीक है, और ये क्या हो गया, जैसे रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब क्या है, अर्नड इनकम। और इनकम क्या हो गया, रेवेन्यू। आई बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी देती है अगर एग्रीकल्चर से या इससे संबंधित, जैसे कि मान लीजिए कि आप सब लोग को 5,000 रुपया अगर दे दिया जाए, तो ये 5,000 आपके लिए क्या है, ये क्या इनकम हुआ। हम्म, आय की क्या परिभाषा है, इनकम किसको कहते हैं, इनकम। हाँ, इनकम किसको कहते हैं, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। अरे, अरे उतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन क्या देना है, इनकम किसको कहते हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाते हैं तो सेविंग आता है, तो इनकम क्या हो गया। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि जो आप कमाते हैं उसी को इनकम कहते हैं, तो यही तो बताना है, तो इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है। तो कमाते हैं मतलब क्या, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई गुड्स और सर्विसेज जो है, यही दो चीज ना हो सकता है। जैसे हम कोई गुड्स है, ये सामान है, इसको हमने बेचा, अभी आपको आपके सामने ही लिखा हुआ है कि इनकम क्या है, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब क्या हो गया, इनकम हो गया। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज कोई सामान है, इस सामान को हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो हम अगर बेच रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो पैसा अगर मिल रहा है, अगर मेरी लागत से ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस। तो अब इसमें ये इस चीज को समझिए कि इसकी लागत है, इसकी लागत है कितनी, 20 रुपए, और हमने इसको कितना में बेचा, 25 रुपए में। तो ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और ये 5 रुपया जो प्रॉफिट है, ये क्या हो गया, इनकम हो गया। आई बात समझ में। और जो रेवेन्यू हम कहते हैं, राजस्व, वो क्या है, राजस्व भी तो इनकम ही हम कह रहे हैं ना। जैसे गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या हो गई, कि गवर्नमेंट टैक्स जो है लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जो बिना टैक्स के, गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कोई गुड्स बेच रही है, तो गुड्स अगर बेच रही है, तो गवर्नमेंट अगर उसको फायदा अगर मिल रहा है, तो वो उसका इनकम हुआ कि नहीं। ये सरकार की, अगर मान लीजिए कि ये अगर प्रेमाइस अगर या बिल्डिंग सरकार का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हम रेंट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो रेंट मिल रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रेंट मिलेगा, ये रेंट इनकम हुआ कि नहीं हुआ। हम अगर भारत सरकार को ब्याज दे रहे हैं, हम कोई कर्ज लिए हैं और हम उसको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये लाभ हुआ कि नहीं। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जैसे कोल इंडिया हो गया, आपका सेल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब जो डिविडेंड देता है गवर्नमेंट को, है। हाँ, जीआईएल जो है ये बता रहा है, ये जितनी भी ये जो पीएसयूज होती है, उसमें स्टेक होल्डर कौन होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये जो डिविडेंड देते हैं, तो ये डिविडेंड उनका इनकम होता है कि नहीं। आई बात समझ में। तो ये जो हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सब आपके आय हो गए, रेवेन्यू हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो रेवेन्यू है, तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसे ही जो एक्सपेंसेज हो गए आपके, जो आपके खर्च है, वो एक तो हो गया डेवलपमेंट से रिलेटेड, और एक हो गया नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एक तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आप ही के पास अगर पैसा है, तो उस पैसे से आपने क्या किया, एक लैंड को खरीद लिया। तो लैंड खरीदा, तो लैंड क्या है, लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट्स, एक क्या है, एक संपत्ति बना है। और मान लीजिए कि आपके पास पैसा आया और उस पैसे से आप गए और ताज होटल में
एक पार्टी जो है बहुत अच्छी सी देती और वो पैसा जो है वो, तो इन दोनों में आप दोनों खर्च में क्या आप अंतर पाते हैं? एक में आपने क्या किया, एक एसेट बनाया, एसेट विच क्रिएट्स विच जनरेट्स ए कांस्टेंट इनकम। तो एक कांस्टेंट इनकम का मतलब हुआ कि एक लंबी अवधि तक वो क्या है, उस इनकम को जब आप एक्युमुलेट करेंगे तो अगेन इट विल क्रिएट एन एसेट। आई बात समझ में? जैसे कि लैंड आपने खरीदा, तो वो लैंड क्या है, एक एसेट है। कैसे कि लैंड से, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होगा। जैसे किसी एक गिवन ईयर में उसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि 100 क्विंटल ऑफ व्हीट हुआ, गेहूं हुआ। नेक्स्ट ईयर 100 क्विंटल ऑफ आपका क्या हो गया, राइस हो गया। तो उस गुड्स को, जो भी आपका ये जो प्रोडक्ट है, उसको आपने क्या किया, उसको मार्केट में आपने ले जाके अगर बेच दिया एक ट्रेडर की तरह, तो आपने बेचा तो उसके उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, इनकम। तो ये क्या, ये आपका इनकम है। आई बात समझ में? सेविंग तो सेकेंडरी ट्रांसपेक्ट में होगा। सेविंग के बाद इनकम होगा कि इनकम के बाद सेविंग होगा? तो अभी तो लिखा ही आपके सामने ये क्वेश्चन, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए तो सेविंग होगा। हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे, पूछ क्या रहे थे? इनकम तब माना जाता है जब सेविंग हो। नहीं, 1 लाख रुपया मेरी आय है, 30 तारीख को मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता है, ज्यादा नहीं उतना ही खर्च करते हैं। जैसे एक आइडियल सिचुएशन हमने ये आपको क्या बताया था, जब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये भी तो सिचुएशन हो सकता है। ये भी तो सिचुएशन, तीन ही सिचुएशन है ना, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू से, रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर से, तो इसको सरप्लस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन हो गया कि जितना कमाए उतना खाए। तो क्वेश्चन आपका क्या है इससे संबंधित, ये बताइए। हाँ, इनकम लगातार माना जाता है जब सेविंग हो। बिल्कुल नहीं, घाटा में, घाटा का मतलब हो गया अभी क्या, अभी तुरंत आपको बताएं, डेफिसिट। जब आपकी आय है वो कम है और आपका जो व्यय है वो ज्यादा है। सेविंग कहाँ से होगा, उस सेंस में आपको देना है मार्केट में, है? क्यों नहीं इनकम माना जाएगा? तभी तो खर्च कीजिएगा ना। बिना आय के कैसे आप खर्च कीजिएगा? विदाउट इनकम जब कंजम्पशन होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बताया भी आप लोग को। हम्म, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका कंजम्पशन, ये हो गया आपका इस एक्सेस पे वाई, मतलब ये इनकम रहती है, और ये क्या हो गया, कंजम्पशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपकी इनकम जो है इस सिचुएशन पे क्या है, जीरो है, ठीक है। इस सिचुएशन पे इनकम क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, ये जीरो से यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आपका कंजम्पशन ये क्या हो गया, ये कंजम्पशन प्लॉट है ना। तो कंजम्पशन, आप इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, तो ये कंजम्पशन आपका क्या है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है, 45 डिग्री, ये जो हम ये कह रहे हैं,
इस सिचुएशन में मतलब जो आपका जो एग्रीगेट डिमांड आपका है, मतलब कि वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गया। कहने का मतलब कि इनकम और कंजम्पशन ज्यादा है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि जब इनकम आपका यहाँ पे जीरो है, इनकम क्या है, जीरो है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग समथिंग। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस जीरो नहीं है। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस इसकी कुछ वैल्यू है, स्मॉल सी से इसको, इसकी कुछ वैल्यू है। दिस इज द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? मतलब कि आपकी इनकम हो या ना हो, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग। भाई कंज्यूम क्या कीजिएगा, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, एक मकान, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ पे यही है। और इसी को क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को बोलते हैं बेरोजगारी। यही कंजम्पशन फंक्शन होता है। अब ये कह रहा है कि एक यूनिट से जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन कितना से बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई बात समझ में? मतलब कि आपकी प्रोपेंसिटी कितनी है, प्रोपेंसिटी का क्या मतलब होता है, एफिनिटी जिसको कहते हैं, मतलब कितना आप करीब जा रहे हैं, है ना? तो आपका अगर एक यूनिट से इनकम बढ़ जाएगा तो आपका कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो जो चेंजेज है, तो इस चीज को समझ गए कि अब आय का जो आपके उपभोग से, कंजम्पशन से, उससे इसका क्या लेना देना है, कंज्यूम आपको करना ही है। अब है कि आपका इनकम अगर बढ़ते जाएगा तब आपका कंजम्पशन कितना बढ़ते जाएगा, वो डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो सिचुएशन है यही अनएम्प्लॉयमेंट का, इनकम इज जीरो। मतलब ये जो आपका एक्स एक्सिस जिसको कह रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ ओरिजिन पे क्या होगा, थोड़ा तो पढ़े ही होंगे आप लोग ना भाई। प्लॉट जो है एक ग्राफ होगा, थोड़ा सा तो समझ ही जाएंगे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, दोनों प्लस प्लस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, इसमें क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, है ना? और इसमें आई बस समझ में? तो यही चीज है। तो अब इसमें यहाँ देखिए कि इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, लेकिन स्टिल इसकी वैल्यू जो है ये क्या है, ये कुछ है, कुछ तो वैल्यू है ना, जब ये जीरो है तब भी भाई यही कंजम्पशन है। तो वो कंज्यूम आप क्या करते हैं, यही बेसिक कम्युनिटीज, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं कि यार दिस इज द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पे जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोला जा रहा है, ये सेविंग। अब आप जो कह रहे हैं कि सेविंग होगा तभी इनकम होगा, ये नहीं है। और एक्सपेंसेस तभी होगा जब आपकी सेविंग होगी, बिल्कुल। ठीक है, अब ये समझिए, अब इसमें आपका क्या है, ये कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा वो क्या होगा, जितना ज्यादा कंजम्पशन आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारी इकोनॉमी के लिए,
बताइए। हाँ, अब क्लियर होगा वॉइस इशू। है, सप्लाई बढ़ेगा, जितना टर्म सीखे हैं सब बोल दीजिए। डिमांड बढ़ेगा, उधर से कोई डिमांड बोल दीजिए, इधर से कोई सप्लाई बोल दीजिए, इधर से कंजम्पशन बोल दीजिए, कोई प्रोडक्शन बोल दीजिए। 8-10 लोग हैं, सब लोग एक एक कुछ तो होगा ही, सारे इकोनॉमिक्स के टर्म। कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोल दे, इधर ऑनलाइन से भी कुछ दो चार जवाब आ जाए। हाँ ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि जो जानना है सारा टर्म बोल दीजिए, कुछ ना कुछ सही होगा, ऐसे नहीं। उसको समझिए पहले, इसको मतलब अब कंजम्पशन, तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी मतलब कि पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा से ज्यादा कुछ तो कंज्यूम करेगा। तो इवन तो इनकम अगर नहीं है तो कंज्यूम, तो ऐसे केस में अगर कंजम्पशन बेस्ड गुड्स पे अगर हम क्या करें, टैक्स अगर हम क्या करें, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अगर हम उस पर इम्पोज करेंगे, या इवन डायरेक्ट टैक्स जो है ज्यादा आप कंज्यूम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट लास्ट मैन पे डायरेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, तो ज्यादा इंपैक्टफुल कौन हुआ, फिस्कल पॉलिसी की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। इससे अच्छा, गुड्स ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे तो एक डिमांड आया इकोनॉमी में, तो डिमांड अगर इकोनॉमी में आया तो इसके लिए उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, निवेश करके। तो निवेश कैसे करेंगे, अगेन दे आर गोइंग टू टेक अ लोन। तो इस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन, उनको लोन होगा तो फिर से इंटरेस्ट क्या होगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलने का मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो उनके बैंक्स हैं या अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको क्या मिलेगा, टैक्स, उनको उनको क्या मिलेगा, रेंट, ये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो दैट इंटरेस्ट इज योर इनकम, इनकम मीन्स योर रेवेन्यू, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। यस सर कहने से नहीं होगा, कंफ्यूज सुनने में। बताइए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोवर्ब है कि नियरर फ्रॉम द चर्च एंड फार्दर फ्रॉम द गॉड। मतलब अगर ये पीछे से कोई कहे कि हम स्पष्ट नहीं सुन रहे हैं तब भी समझ में, जबकि माइक में बोल रहा है। आप तो फर्स्ट रो है, सबसे फर्स्ट बेंच जिसको कहते हैं। अब ये सब ये क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक, और डेफिसिट भी समझ गए। अब देखिए, ये जो डेफिसिट होता है ये कितने तरह का होता है इसको समझिए। फिस्कल डेफिसिट, दूसरा हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा हो गया आपका, बताइए, प्राइमरी डेफिसिट, चौथा हो गया आपका बजटरी डेफिसिट, उसके बाद हो गया इसमें जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है वो फिस्कल डेफिसिट है ना। और जैसा कि ये डेफिसिट बता रहा है तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से कम होगा। हाँ बस फिर हिला दीजिए, एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से ज्यादा होगा। फिर यस सर, एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो रेवेन्यू से वो ज्यादा होगा। और फिर जो आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इसको किसको क्या कहते हैं, बताइए।
टोटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? है आइडिया कोई? इसमें हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो और जो फिजिकल डेफिसिट हो गया आपका, ये क्या बता रहा है? ठीक वैसे ही जो आपके टोटल रेवेन्यू हो गए, इसमें क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू में? तो टोटल रेवेन्यू में हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो अब एक हो गया रिसिप्ट, मतलब क्या कहते हैं रिसिप्ट जिसको, प्राप्तियां, है ना? हाँ हाँ, क्या बोलना है? हाँ, तो बिल जैसे कि मान लीजिए कि आप सामान्य तौर पर कोई सामान खरीद रहे हैं, उसमें अब गवर्नमेंट के केस में क्या है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है कि टोटल रेवेन्यू किसको कहते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट में तो गवर्नमेंट का जो राजस्व है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, वो किस तरह की होती है? एक तो टैक्स रेवेन्यू हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एक तो जैसे कि आप लोग को हम क्लियर यहाँ पर बता दिए, जैसे कि टैक्स पे, तो टैक्स गवर्नमेंट जो आपको क्या करती है, इम्पोज करती है। तो दो तरह का टैक्स हो गया, एक को डायरेक्ट टैक्स कहा गया, जैसे कि आपके ऊपर अगर टैक्स है, जैसे कि जो इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स तो आपकी आय है, तो ये टैक्स कोई दूसरा नहीं दे सकता है, समझ में ना? जैसे आपकी आय है तो टैक्स किसको देना पड़ेगा, आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो गया, जो अप्रत्यक्ष कर जिसको कहा गया, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कहीं गए और किसी रेस्टोरेंट में या फिर रेलवे का टिकट जो है, तो मेरे टिकट का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो टैक्स कौन पे किया, आप पे की। हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो उस पर रसीद आप देखिएगा, रसीद पे उस पर क्या है, जीएसटी जो है वो चार्ज कर रहा है। तो अगर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और पेमेंट कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है, चौथा व्यक्ति भी कर सकता है, आई बात समझ में? तो टैक्स कौन पे किया, ये किए। लेकिन जो इनकम आपकी अपनी है, उस इनकम पे कौन टैक्स पे करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। या कोई प्रॉपर्टी अगर आप ओन कर रहे हैं, तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स इसको इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट मतलब क्या, कि जिसके ऊपर इम्पोज किया गया और वही व्यक्ति जो है उसका और अथॉरिटी जो है। ठीक है, दूसरी बात आप इसको ये देखिए कि अब जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, तो इंटरेस्ट जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए कि किसी दूसरे गवर्नमेंट को, दूसरे इंस्टीट्यूशन को वो क्या किया, पैसा उसने उधार पे दिया, लोन दिया। तो लोन देने के बाद गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को ब्याज मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप क्या किए, लोन लीजिए। तो लोन जब आप लेते हैं तो आप उसके बदले में क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या हो गया, उसके लिए उसके लिए एक रेवेन्यू हो गया, उसके लिए एक इनकम हो गया। तो इनकम का जो सोर्स हो गया वो क्या हो गया, इंटरेस्ट। जैसे कि आपने क्या किया, लैंड पे अपना घर बनवाया, और घर बनवा के उसमें कौन, आप स्वयं रह रहे हैं। तो आप अगर स्वयं रह रहे हैं तो आय उसमें क्या हुआ, इनकम तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसी घर को अगर आप रेंट पे देते हैं तो दैट रेंट इज व्हाट, दैट इज इनकम। और वो एक सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ जाएगा, तो उसके भी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्स इम्पोज करेगी। आई बात समझ में? जैसे जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन लोगों का रेंट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो वो किस में आ जाएगा, वो टैक्स स्लैब में, तो उस पर गवर्नमेंट उस पर इम्पोज करेगी। तो ये जो रेवेन्यू हो गया आपका, इसमें भी दो तरह के रेवेन्यू हो गए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और कैपिटल रिसिप्ट हो गया, दो तरह का उसमें। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इसमें भी दो तरह के हो गए, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर
और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हमने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे अगर फंक्शन कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिस देखिएगा या फिर अदर, तो उसमें क्या है कि उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है एक्सपेंसिव, तो वो प्रोडक्टिव नहीं हुआ। तो जितने अनप्रोडक्टिव हैं वो क्या हो गए आपके, ये सब दोस्त। ठीक है, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स एंड लोन्स, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ रहा है? तो राजकोषीय घाटा क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल टोटल हाँ रेवेन्यू, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और उसमें क्या, इसको ऐड नहीं करना, उसमें क्या एक्सक्लूड क्या करना है, बोरोइंग्स और लोन्स को एक्सक्लूड कर देना, मतलब हटा देना। जैसे गवर्नमेंट, जैसे आप लोन लिए, तो लोन लिए तो वो आपका रेवेन्यू हो गया, लोन को अलग रखना है। लोन तो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, और लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। इसीलिए जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो क्या करता है, जीरो इंटरेस्ट पे लोन लेता है। लेकिन जीरो इंटरेस्ट पे लोन देने वाला कोई नहीं है, इंटरेस्ट उस पर क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज करना हो है। कहाँ लगता है, लोन पे। हाँ ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट इसमें हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू माइनस, तो टोटल रेवेन्यू, अब रेवेन्यू डेफिसिट में है, तो डेफिसिट में है, तो इसका पहली बात यही है कि क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो घाटा हो रहा है तो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो टोटल रेवेन्यू है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो अब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर ये आपका फिस्कल डेफिसिट में हो गया। अब आपका ये अगर एक्सपेंडिचर ये ज्यादा है, तो अब रेवेन्यू डेफिसिट में क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ये चीज। अब आ जाइए प्राइमरी डेफिसिट, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। बताइए क्या हो गया ये प्राइमरी डेफिसिट में, फिस्कल डेफिसिट, ये जो चीज है इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट तो पूछ ही रहे हैं, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या इसी में अगर कहीं कहीं आप देखिएगा कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट लिखा रहता है, तो उसमें सब्सिडी जो देती है गवर्नमेंट, वो पेमेंट को हटा के और सब्सिडी जो है वो उसको भी हटा, मतलब सब्सिडी को इसमें से ऐड कर दीजिएगा, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट में हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्लस सब्सिडी। क्लियर हो जाइए, तो जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है वो। अब आ जाइए बजटरी डेफिसिट, तो बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब हो गया कि अगेन डेफिसिट है आपका, तो टोटल बजट का आपका क्या हो जाएगा, तो जो बजटरी एक्सपेंडिचर है इसमें से माइनस कर दीजिए रेवेन्यू को। सबसे इसमें से पॉपुलर जो है वर्ल्ड वाइड फिस्कल डेफिसिट को माना, इसी से आप जो है ये तय करते हैं। और मोनेटाइज डेफिसिट हो गया क्या, ये डेफिसिट फिनेंसिंग, जैसे कि आपका अगर जो है सब कुछ क्या हो गया, अगर डेफिसिट में जा रहा है तो आप जो बोरो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टी बिल्स के तहत हो गया, या आरबीआई से ही अगर आप जो है बोरो करने लगे, है ना, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता मोनेटाइज डेफिसिट।
अच्छा प्रैक्टिस क्यों नहीं माना जाता? ऐसे डेफिसिट फिनेंसिंग को भी बोला जाता है कि दैट दिस इज नॉट एन हेल्दी प्रैक्टिसेस। डेफिसिट फिनेंसिंग हो गया मतलब कि डेफिसिट को आप कैसे फिनेंस कर रहे हैं। तो अब ये जितने डेफिसिट है, घाटा ये जो आपका है, तो अब है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो ये सब डेफिसिट को कैसे कम कीजिएगा? बताइए इसमें खर्च कैसे कम कीजिएगा? 142 करोड़ लोग हैं। हाँ, तो इनकम कैसे जनरेट करेंगे? हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोन देके और सोचिए, है? हाँ, और कैपिटल फॉर्मेशन, अभी नेशनल इनकम। अगर सब लोगों को आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना, किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, या तो कुछ खरीदे, कुछ बेचे, कुछ भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा, या तो गुड्स कोई, या ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज में। जैसे कि जीडीपी का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा उसमें क्या था? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रोडक्शन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप सर्विस कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका इनकम जनरेट कीजिएगा, इंप्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, और फिर क्या होगा? उसके वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन पे आपको क्या करना है? वो टैक्सेस जो है वो। तो अब इसी पे ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है ना, वो ये बताता है कि पर यूनिट अगर आपका इनकम या रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आपका कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आ रहा है कि आपकी कितनी प्रोपेंसिटी होगी वो कंज्यूम करनी। ठीक है, तो अब ये जो पब्लिक फिनांस हम लोग ये पढ़े, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि पब्लिक फिनांस, अब थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर देते हैं आप लोग को, ये चैप्टर को। तो पब्लिक फिनांस, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट देयर आर द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, और फिर उसको क्या करते हैं? तो अब ये पर्पस क्या होता है? तो सोशल वेलफेयर को क्या करना है? अपलिफ्ट करना है या एलिवेट करना है। ठीक है, और इसका भी वही पर्पस है जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि उसमें ये था। यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करेंगे? जब कैपिटल फॉर्म होगा। तो यहीं से अब ये क्या करना है कि अब इसमें टैक्सेशन है, तो टैक्स में दो तरह के टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद से आप आ जाइए तो रेवेन्यू क्या हो गया? ये दो तरह का हो गया, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म किससे किया गया? जीएसटी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि तीन तरह की परिस्थितियां हो सकती है। या तो एक्सपेंडिचर आपका जो है वो क्या है? रेवेन्यू से बड़ा है। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। और थर्ड सिचुएशन है व्हेन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है इक्वल है। ये काफी आइडियल सिचुएशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से बोरोइंग्स जो है वो कितने तरह की हो गई? तो एक हो गया आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंटरनल फिनांस, डेफिसिट फिनांसिंग, जिसमें आपको ये आरबीआई से आप लोग, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस डेफिसिट फिनांस इसलिए नहीं माना जाता है कि आप पैसा कहां से ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि आप जो है, आपकी नौकरी चली गई, आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, एक ही इनकम का सोर्स है, मान लीजिए कि आपके घर में फादर है, उनके पास से अब आप जो है एक लोन लिए हुए हैं। अब वो लोन का जो पेमेंट आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए फिर से आप जो फादर से आप क्या कर रहे हैं? एक तो पहले ही से आपके पास इनकम नहीं है, तो आपके कंजम्पशन का सारा जो है ख्याल वो कौन कर रहा है? वही कर रहा है। इसके साथ साथ, उस कंजम्पशन के साथ साथ आपको एक और क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। उस इंटरेस्ट को भी पे के, जैसे कि मान लीजिए कि एक तो ऐसे ही आपका सारा जो है खर्च हो गया, इसके अलावा आपने क्या कर लिया? बाइक ले लिया, उसके अलावा एक आपने स्मार्टफोन ले लिया, इन दोनों का जो इंटरेस्ट और ईएमआई जो है वो भी वही पे करना है। तो अब इस तरह आपका सिचुएशन क्या होगा? दैट यू विल बी इन ए पोजीशन ऑफ फर्दर इन ए डेब्ट ट्रैप। ठीक है ना,
तो डेट ट्रैप में आप कर्ज का जो जाल होता है ना, उसमें आप क्या होगा, फंसते चले। क्लियर हो गया। ऐसे ही इकोनॉमी के केस में है कि एक तो आप पहले ही से आपका डेफिसिट क्या है, वो बहुत ज्यादा है, और आप उसको फिनांस कहां से कर रहे हैं, तो आप अपने ही बैंक से कर रहे हैं, रिजर्व बैंक से। तो फिर से इसलिए इसको बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं माना जाता। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर ये ऐसी नौबत आ गई तो समझिए कि काफी जो है इकोनॉमी जो है वो विकट स्थिति में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें जैसे कि बजट। बजट क्या होता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया जिसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है और फिर जनरेट कैसे आपको रेवेन्यू करना है इसके विषय में बताना है। तो जैसा कि प्राइवेट फर्म में क्या होता है कि वो एक बजट अपना कैसे अपना वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पहले अपने एसेट्स और इनकम को बताते हैं और फिर वो बताते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग कैसे इस पे एक्सपेंस करेंगे, खर्च कैसे। और यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है कि नेक्स्ट ईयर हमको इतना एक्सपेंडिचर करना है और उस एक्सपेंडिचर के लिए हमको कितना ज्यादा जो है सो रेवेन्यू जनरेट करना है, ये हमको ये। ठीक है। फिर उसके बाद से आपको ये आया यहाँ पे कि एक गिवन बजट में कितने साल का डेटा होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि 3 तरह का डेटा होगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इकोनॉमिक सर्वे भी जब आप लोग पढ़िएगा या जो आप लोगों को बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे और इंडिया बजट .nic.in, उसमें जो है पूरा बजट जो होता है उसका एक इंट्रोडक्टरी आपको हार्डली 20 से 20 पेजेस जो या इससे भी कम में आपको एक उस पर पीडीएफ है उसका, चाहे तो आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा। हालांकि रिसेंटली अभी आने वाला है ये, जैसे गवर्नमेंट अभी नहीं बनी है तो ये लोग भी जो बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके पहले वाला जो था वो इंटरिम बजट था, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन वहां से रहना ही रहना है ना। तो उस पेज को आप लोग पढ़िएगा तो ऑथेंटिक वो उसमें काफी ये सो उसमें आप देखिएगा तो उसमें यही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर ऐसे करके जो है 3 साल का उसमें ये डेटा रहता है। फिर फिजिकल पॉलिसी जैसा कि आपको हमने बताया कि टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर से ये थे। पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हो गया आपका क्या, ये इसी को जैसे कि आप एक रिकरेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहना है, जो कि बहुत अच्छा क्या है, वो साइन नहीं है अगर बहुत ज्यादा आप कंजम्पशन पे अगर खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में भी क्या है कि नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर 2 तरह के हो गए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, रेंट, मेंटेनेंस, अगर इस सब पे आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये जो है कोई प्रोडक्टिव नहीं हुआ। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, डेवलपमेंट में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस पे, रोड्स पे, है ना, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ये सब बना रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं, सब्सिडी अगर ज्यादा से ज्यादा आपको देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपकी इस पे दबाव पड़ेगा, है ना। प्लान एक्सपेंडिचर और फिर नॉन प्लान, उसमें क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट में क्या हो गया, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप। अब इसमें क्या है, ये अनअर्न्ड इनकम है ना। अनअर्न्ड इनकम मतलब जो इनकम जिसको मिल रहा है ना, जो व्यक्ति, उसके लिए वो आय नहीं है, अर्जित, जिसको आप अर्जित करते हैं वो क्या होता है, आय होता है। ठीक है। तो जो परिभाषा आपकी जो निकल के आ गई इनकम की, जो ऑप्शन में पूछा था थोड़ी देर पहले, वो क्या है कि अर्जित जिसको आप कर रहे हैं। जैसे या तो आप कोई गुड्स, कोई सामान है उसको आप बेच रहे हैं, या कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इनकम। फिर या इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आप कोई गुड्स ना सर्विस, आपके पास क्या है, एक अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है उसको आपने रेंट पे दी और आपको रेंट मिल रहा है, तो ये रेंट क्या होगा, इनकम हो गया। तो ये भी एक तरह की इसको सर्विसेज नहीं की लॉजिंग फैसिलिटी हम दे रहे हैं, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, फिर ये जो हो गए आपके इनकम हो गया। फिर ये कंजम्पशन फंक्शन में हमने देखा था कि इवन दो आपकी इनकम अगर नहीं है तब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं, जो बेसिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आपको जो है, तो मतलब इनकम इज जीरो और स्टिल यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, यही केस हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, उसके बाद से क्या आपका, ये 5 तरह के डेफिसिट हो गए। तो फिजिकल डेफिसिट, इसमें क्या था कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, किसी भी तरह का डेफिसिट होगा जब एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंडिचर इट मींस दैट यू आर इन ए सरप्लस जोन।
और एक्सपेंडिचर और इज इक्वल टू जब रेवेन्यू हो जाएगा, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होता है ना। फिर उसके बाद से अब टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिट में क्या हो गया आपका, टोटल रेवेन्यू में कैपिटल रेवेन्यू और जो आपका क्या हो जाएगा बताइए, रेवेन्यू रिसिट, ये लिखा हुआ है कैपिटल रिसिट। तो हाँ, किसको, टोटल एक्सपेंडी, ये वाला बता रहा, जो टोटल एक्सपेंड, पहले इसको समझ लीजिए, जो फिजिकल डेफिसिट हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक्सक्लूड क्या कर दिया, जो बोरोइंग जो आपने लिया, जो लोन्स लिया उसको नहीं। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी आपको हमने बताया कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये सब जो हो गए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, जैसे आपने कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया, दो तरह का एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, तो ये दोनों खर्चों को, एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और टोटल रिसिट में क्या हो जाएगा, जब आपके रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट को ऐड कीजिए, तो अब चूंकि ये डेफिसिट हो रहा है, तो डेफिसिट हो रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या है, वो ज्यादा है, और रेवेन्यू क्या है, वो कम है, तो टीई माइनस टीआर ये आपने कर दिया, और इससे आपको क्या मिला, टी माइनस टीआर करने पे आपको फिजिकल डेफिसिट, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या कर देना होता है, बोरोइंग्स। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, अभी तो इसको पता है ना, अब नीचे आएंगे। फिर रेवेन्यू रिसिट, आपको डेफिसिट क्या हो गया, डेफिसिट है तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसिट है, तो इसमें जो रेवेन्यू राजस्व जो आपकी प्राप्तियां हुई वो क्या है, वो कम है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर करने का क्या मतलब हो गया, जैसे इसी तरह का जो आप जो नॉन प्लान जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, तो इस पे आपका क्या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और इसमें जो आपकी प्राप्तियां हो रही है वो कम हो रही है, समझ में आ रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। और तीसरा जो है बजटरी डेफिसिट, जो टोटल बजट का एक्सपेंडिचर आपका क्या है, वो ज्यादा है, और आपका बजटरी रेवेन्यू है वो कम है। अब प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया कि यही फिजिकल डेफिसिट में से हम लोग को जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट जो करती है उसको हटा दीजिए, तो प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, चलिए इसी नोट पे आज कंक्लूड किया जाता है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का, कल इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।